जो दोस्त हैं वो मांगते हैं सुलह की दुआ, दुश्मन ये चाहते हैं कि आपस में जंग हो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश का मौसम बहुत तेजी से बदल गया है। कुछ दिनों पहले तक एक अजीब सा ठंडापन चारों ओर था। बीच बीच में कभी बारिश, कभी ओलों तो कभी तेज हवाओं से मौसम बिगड़ रहा था और बहुत नुकसान कर रहा था। लेकिन अब गर्मी का एहसास बढ़ गया है। मौसम की तरह देश की सियासत में भी पारा अब चढ़ता जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब तक कर्नाटक चुनाव की ही हलचल थी, लेकिन बुधवार को जिस तरह विपक्षी एकता की एक नई तस्वीर सामने आई है, उससे सियासी तापमान बिल्कुल बढ़ चुका है। तो इस तस्वीर से साफ हो गया है दोस्तों कि मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी मोर्चा बनकर रहेगा। विपक्षी एकता के इस बड़े कदम से बीजेपी को सत्ता की ठंडक में हार की गर्मी का एहसास होने लगा है। अब तक विपक्षी दल संसद सत्रों के दौरान एकजुट दिखते थे या किसी खास मुद्दे को लेकर एक सुर में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। इस बार के बजट सत्र में भी अदानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग और राहुल गांधी के निलंबन या निष्कासन कह लें, उसको लेकर विपक्षी दल एक साथ हुए थे। लेकिन बुधवार को जो तस्वीर सामने आई है वो इसके आगे की कहानी बयां कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक साथ हुई बैठक ने साल 2024 के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बुधवार के बाद गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार की खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई और ऐलान हो गया कि हम साथ साथ हैं। इधर नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी समेत कई दूसरे विपक्षी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। इससे जाहिर हो रहा है कि इस बार विपक्ष में हर तरह के मतभेद को दूर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और सभी दल आपसी मतभेदों को भूलकर एक साथ आ सकते हैं। यूपीए 3 की नींव मजबूती से तैयार होती नजर आ रही है। इसीलिए अब बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस के लिए गड्ढा खोदने का काम और तेज किया जाए। गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं के रोजाना इंटरव्यू और गांधी परिवार को कोसने का सिलसिला इसी की एक कड़ी हो सकती है। और अपनी आत्मकथा आजाद के बहाने गुलाम नबी आजाद रोजाना किसी न किसी चैनल पर दिख रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं, जिसमें आजाद साहब जो हैं वो किताब पर चर्चा करते हुए, अपनी ही किताब पर, और जिसका नाम आजाद है, उस आजाद किताब पर चर्चा करते हुए बात को घुमा फिरा करके मोदी जी की अच्छाइयों और गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी की बुराई पर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में पहले राजनेताओं ने किताबें नहीं लिखी हैं, लेकिन आजाद के किताब आने की टाइमिंग और इस पर छिड़ी चर्चा से यह पता चलता है कि बात केवल पढ़ने और पढ़ाने की नहीं है, बल्कि बात बीजेपी के लिए माहौल बनाने की है। और बनाने ही नहीं, आसान माहौल बनाने की है। गुलाम नबी आजाद जिस तरह की बातें अपने इंटरव्यू में कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि बीजेपी फिर से राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, जनता की नजर में उन्हें गिराना चाहती है, ताकि उसे आने वाले चुनावों में आसानी हो। राहुल गांधी के संसद से बाहर होने के बाद भी बीजेपी चैन से नहीं बैठ पा रही है और अब जो विपक्षी एकता है उसकी कोशिशों में जुटे राहुल गांधी से उसे और परेशानी हो सकती है। इसलिए बीजेपी अब विपक्षी एकता को ही गलत साबित करने में तुली हुई है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या विपक्षी एकता से घबरा गई है बीजेपी? क्या एकजुट विपक्ष को जो है वो रोक देगा बीजेपी के रथ को? लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि राहुल गांधी का जो ट्वीट आया है पिछले दिनों, उस ट्वीट में क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए जरा इस ट्वीट को। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, विचारधारा की इस लड़ाई में विपक्ष की एकता की ओर आज एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे भारत के लिए। ये ट्वीट बुधवार का है। राहुल गांधी की लिखी इन पंक्तियों से समझा जा सकता है कि विपक्ष की एकता की ये कोशिश केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ बीजेपी है और मोदी जी हैं, जिन पर राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने का इल्जाम लगाते आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कैम्ब्रिज और संसद तक राहुल गांधी इसी बात पर चिंता जताते आए हैं कि बीजेपी और आरएसएस व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से भारत की जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं, धर्म की राजनीति करते हुए देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। न्यायपालिका, जांच एजेंसियां और मीडिया सबको कमजोर और पक्षपाती बना रहे हैं। बीजेपी का आर्थिक मॉडल 2 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहा है, बाकी सबके लिए गैर बराबरी कायम हो रही है। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे गरीबों की आमदनी घटी और अमीरों की और बढ़ गई है।
इंडियाज इकोनॉमी 360 सर्वे का एक ग्राफ राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लगाया है और लिखा है, गरीब वर्ग की आमदनी 50% घटी, मिडिल क्लास 10% तक गिरी, अमीर वर्ग 40% बढ़ी। चाहे जनता को महंगाई, बेरोजगारी कितना भी तड़पाए, सूट बूट सरकार का एक ही टारगेट, मित्रों की तिजोरी भरती जाए। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर आर्थिक गैर बराबरी का जिक्र करते हुए बात मित्रों की तिजोरी तक पहुंचाई है और उनका साफ इशारा अडानी और अंबानी के समूह की तरफ है, जिनकी दौलत मोदी सरकार में बहुत तेजी से बढ़ी है, जबकि आम लोगों की आमदनी घटती गई है। आपको याद दिला दूं कि अडानी मामले का जिक्र राहुल गांधी ने संसद में भी किया था, लेकिन तब उनके भाषण की लाइनें हटा दी गईं। इसके बाद मानहानि मामले में सजा के कारण राहुल गांधी की संसद की सदस्यता ही चली गई, मगर वे आवाज उठाना नहीं छोड़ रहे हैं। अब एक ट्वीट और देखिए, इसमें कांग्रेस ने लिखा है, संसद से बाहर कर सकते हो, जनता के दिलों से कैसे बाहर निकालोगे? अब जनता की आवाज और बुलंद होगी, तानाशाही हारेगी, लोकतंत्र की जीत होगी। इसके साथ ही एक वीडियो क्लिप भी है, इसमें राहुल गांधी के अलग अलग अंदाज दिख रहे हैं और नोटबंदी की तकलीफ, महिलाओं, मजदूरों, किसानों की तकलीफों का जिक्र किया गया है और आखिर में ऐलान किया गया है कि लोकतंत्र की जीत होगी। तो कांग्रेस का यह ट्वीट, राहुल गांधी के तमाम वार और विपक्षी एकता की कोशिशें, ये सब लोकतंत्र बचाने के लिए हैं। राहुल गांधी ने बुधवार 12 अप्रैल को विपक्ष की एकता की ओर ऐतिहासिक कदम बताते हुए जो ट्वीट किया, उस तस्वीर में 3 दलों के 5 चर्चित नेता दिखाई दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। इस तस्वीर में दिखाई दिए तीनों दल बिहार में महागठबंधन में साथ हैं और इस महागठबंधन में बीजेपी को हराने और सत्ता से बाहर करने का कमाल दिखाया है। अब यही कमाल केंद्र में करने की कोशिशें हो रही हैं। नीतीश कुमार इस कोशिश में अपनी ओर से पहल कर रहे हैं। विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के कदम उठाने का इंतजार नीतीश को था। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार ने कांग्रेस के लिए कहा था, अगर आप बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं तो आपको जल्दी फैसला लेना होगा। मैं कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। इस रैली में नीतीश कुमार ने दावा किया था कि अगर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरे देश में 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने विपक्ष को साथ लाने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा में कई दलों के लोग राहुल गांधी के साथ आए। जनवरी के आखिर में जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन था तो कांग्रेस ने 21 विपक्षी दलों को न्योता दिया था, जिसमें कई दलों के साथ साथ जेडीयू और आरजेडी के प्रतिनिधि नहीं आए। तब विपक्षी एकता को लेकर सवालों का नया दौर शुरू हो गया था। हालांकि मार्च में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई। अडानी मामले पर सभी दल साथ आते दिखाई दिए और फिर राहुल गांधी के मसले ने तो सबको चेतावनी दे दी कि अगर अभी साथ नहीं आए तो बीजेपी अकेले अकेले सबको खत्म करने की कोशिश करेगी। संसद सत्र के दौरान जो एकजुटता दिखी थी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन करके कई विपक्षी नेताओं से चर्चा की। फिर सोनिया गांधी ने द हिंदू में छपे अपने लेख में विपक्षी एकता की जरूरत पर बल दिया और आखिरकार बुधवार को एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया गया। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जिस दिन बैठेंगे एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। यानी नीतीश कुमार आश्वस्त हैं कि अभी बहुत से दल बीजेपी के खिलाफ उनके साथ आएंगे। कांग्रेस ने भी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार को खास रोल देने का इशारा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने की मुहिम में उन दलों से भी मुलाकात कर रहे हैं जो अब तक कांग्रेस के विरोध में रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल को साथ लाने में नीतीश लगे हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश सराहनीय है और इस काम में हम अपना पूरा समर्थन देंगे। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने नीतीश कुमार से भेंट के बाद कहा कि वामपंथियों की हमेशा से ये राय रही है कि जितनी भी धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक पार्टियां हैं, उनको साथ आना होगा।
देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। भारत और केंद्र सरकार को 2024 के चुनाव में हराने की जरूरत है। विपक्षी मोर्चे में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी जोड़ने की तैयारी हो रही है। इन सब से बीजेपी परेशान हो रही है। इसीलिए बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी और नीतीश कुमार की एक फोटो शेयर करते हुए कहा, और न जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार। इस तस्वीर में राहुल गांधी के सामने नीतीश कुमार झुके दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कुछ पलों की बात होगी, लेकिन कैमरे में इस तस्वीर को कैद कर एक गलत संदेश जनता के बीच बीजेपी भेज रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों के गठबंधन की कोशिश को भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का गठबंधन बताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, इस तरह के प्रयोग 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी हुए थे, लेकिन ये कारगर नहीं थे। लोग जानते हैं कि इन दलों की कोई सामान्य नीति या विचारधारा नहीं है और चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक तरफ अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति का नटवर लाल बताया, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की पार्टी यूनाइटेड नहीं है और उनके साथ एक और ऐसे व्यक्ति जो अपने राज्य में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, वो दोनों मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एकता की बात कर रहे थे। तो अभी विपक्षी एकता की ओर पहला कदम बढ़ाया गया है और किसी तरह के मोर्चे का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। अभी ये नहीं पता है कि इस मोर्चे में कितने दल साथ आएंगे, ये नहीं पता है कि इस गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह परेशान होकर तीखी प्रतिक्रियाएं देने लगी है, उससे ये जाहिर होता है कि विपक्ष का पहला निशाना बिल्कुल सटीक लगा है। बीजेपी समझ रही है कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत सारे दल साथ आते हैं तो फिर उसकी जीत पर ब्रेक लग जाएगा। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने बुधवार की बैठक में विपक्षी दलों के साथ आने की तुलना महाभारत के कौरवों से की है। मतलब ये तो तय है कि 2024 के चुनाव को बीजेपी महाभारत मान रही है और अपनी एक तरफा जीत के दावे को खुद ही खारिज कर रही है। विपक्ष की एकता की आहट से बीजेपी में घबराहट साफ नजर आ रही है। इस घबराहट के लक्षण पीएम मोदी के कुछ बयानों से भी जाहिर हुए। कुछ दिनों पहले संसद में विपक्ष को चुनौती देते हुए मोदी जी ने कहा था, और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, कि एक अकेला सब पर भारी। उसके बाद दिल्ली में भाजपा कार्यालय पर हुए एक समारोह को संबोधित करते हुए मोदी जी ने राहुल गांधी के मुद्दे पर एकजुट हो रहे विपक्ष पर हमला करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी को यह समझ आ रहा है कि 2024 में उसके सामने वास्तविक खतरा एकजुट विपक्ष ही है। अभी कुछ दिनों पहले तक बीजेपी को यह खतरा टलता दिखाई दे रहा था, क्योंकि एनसीपी मुखिया शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच को सही नहीं बताया। मीडिया ने उनके इस बयान को लपक कर यह माहौल बनाने की कोशिश की कि विपक्षी एकता जैसी कोई चीज संभव नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी के लेख के बाद माहौल तेजी से बदला। लेख की आखिरी लाइनों में उन्होंने लिखा था कि पीएम की भरसक कोशिशों के बावजूद भारत के लोगों को चुप नहीं कराया जा सकता। अगले कुछ महीने हमारे देश की लोकतंत्र की परीक्षा के लिहाज से अहम हैं। संयोग देखिए कि इसके बाद शरद पवार ने खुद को जेपीसी की मांग कर रहे विपक्ष के साथ एकजुट बता दिया और गुरुवार को उनकी मुलाकात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई। शरद पवार ने इस मौके पर कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात होनी चाहिए, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से भी बात होनी चाहिए, हमें उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबको साथ लेकर आगे चलेंगे। तो आप याद कीजिए कि 2004 में भी माहौल ऐसा ही था कि बीजेपी को हराना नामुमकिन लगता था। तब एनडीए का कुनबा भी बड़ा था। अब तो अकाली दल और शिवसेना जैसे महत्वपूर्ण साथी बीजेपी से अलग हो चुके हैं और शिवसेना कांग्रेस की साथी बन गई है, जो सारे समीकरण बदल सकता है। 2004 में सोनिया गांधी के कारण ही यूपीए बना और सत्ता में आया। अब विपक्ष सोनिया गांधी की उसी रणनीति को अपनाते हुए दिखाई दे रहा है, या अपनाने जा रहा है कह सकते हैं, क्योंकि तमाम दलों को यह समझ में आ गया है कि बीजेपी का एक अधिकारवादी रवैया इस संघीय ढांचे के साथ साथ क्षेत्रीय दलों के लिए भी घातक हो रहा है। बीजेपी भी अपनी सच्चाई जानती है कि 2019 में पुलवामा के बावजूद लोकसभा चुनाव में उसे मात्र 38% से कम वोट मिले थे। यानी राष्ट्रवाद के उन्मादी माहौल में भी
62% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। तब कोरोना लॉकडाउन नहीं था, अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी नहीं थी, बीबीसी मामला भी नहीं था। अब ये मुद्दे जनता तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी की घबराहट की वजह भी यही है। वो जानती है कि अब विपक्षी गठबंधन से मोर्चा लेना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो ऐसी हर पहल का मजाक बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। बहरहाल, विपक्ष अगर बीजेपी की ऐसी हर चाल को विफल कर दे और अपनी एकजुटता कायम रखे तो 2024 में हैट्रिक लगाने की पीएम मोदी की कोशिशों पर पानी फिर सकता है। खैर, शायर अतहर नफीस ने ठीक ही फरमाया है कि बहुत छोटे हैं मुझसे मेरे दुश्मन, बहुत छोटे हैं मुझसे मेरे दुश्मन, जो मेरा दोस्त है मुझसे बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।